हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अनबायसनेस क्या होती है और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, उसके कुछ क्वेश्चंस को किए थे। आगे भी हम क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्राइटेरिया को यूज करते हैं, एक और क्राइटेरिया की स्टडी करते हैं। उस क्राइटेरिया का नाम है कंसिस्टेंसी। आपको हमने बताया था कि 4-5-6 क्राइटेरिया होती है, जैसे कि अनबायसनेस पढ़ा था हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी पढ़ा था हमने, सफिशिएंसी पढ़ा था हमने, इफ़िशिएंसी पढ़ा था हमने, कंप्लीटनेस पढ़ा था, मिनिमल सफिशिएंसी पढ़ा था। इन सब को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगला हमारा है कंसिस्टेंसी। तो ध्यान रहे, पहली बात हमने बतला दिया था कि हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे बनाते हैं एस्टिमेटर को। हम पहले पढ़ रहे हैं कि जब कोई एस्टिमेटर दे दिया गया तो उस एस्टिमेटर की जो अच्छाई है, मतलब हाउ कैन वी से दैट दिस इज अ गुड एस्टिमेटर, ठीक है। और एस्टिमेट किसको कहते हैं? तो पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ रिकॉल कर लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, कन्वर्जेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी इज अ लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टी। कंसिस्टेंसी क्या है? लार्ज सैम्पल। मान लीजिए आपको कोई टी दे दिया, ठीक है, टी कोई दे दिया, तो ये टी जो होगा ये किसी सैम्पल साइज पे बेस्ड होगा, ठीक है। ये टी कोई एस्टिमेटर मान लो आपको दे दिया गया, तो ये कोई सैम्पल साइज पे बेस्ड होगा। और जब सैम्पल साइज पे बेस्ड होगा तो आपको, जैसे हम लोग कह देते हैं कि x1 x2 xn इज अ रैंडम सैम्पल, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अगर इसके बेसिस पे हम x बार बना लेते हैं, x1 x2 xn के बेसिस पे x बार बना लेते हैं, तो n क्या है फिर? n क्यों आप कह रहे हो? n को 10 कह दो ना, तो n को n क्यों कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब जब हमको t दे दिया, मान लेते हैं t इज इक्वल टू दिस, तो हम इसको दिया हुआ को, ठीक है, अगर x बार, और मान लो कि कोई एक और दे दिया, कोई दूसरा एक t1 दे दिया और दूसरा t2 दे दिया, ठीक है, दोनों इसी x1 x2 xn पे है, तो इस दोनों को हम लोग, चूंकि दोनों इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको सैम्पल साइज का एक फंक्शन मान लेंगे, ठीक है, सैम्पल साइज का एक फंक्शन मान लेंगे और n का वैल्यू 1 to इन्फिनिटी जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, एक और चीज़ पढ़ते हैं, सीक्वेंस को पढ़ते हैं, ठीक है, सीक्वेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीक्वेंस tn हम बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए t को रैंडम वेरिएबल दे दिया, तो अगर सैम्पल साइज n पे वो रैंडम वेरिएबल बेस्ड है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका बिहेवियर चेंज होता जाएगा n के बेसिस पे, ठीक है, n के बेसिस पे बिहेवियर चेंज होता जाएगा। हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस एस्टिमेटर में ये है कि हमें थीटा प्राप्त करना है, हमें थीटा की जानकारी चाहिए, और थीटा की जानकारी के बेसिस पे हम लोग fx थीटा या स्मॉल fx थीटा हम लोग निकालेंगे। यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग थीटा को खोजना चाह रहे हैं और उसके लिए हम लोग टी का और x1 x2 xn का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कब, मतलब सबसे अच्छा जो हमारा एस्टिमेटर है वो कब मिलेगा? तब मिलेगा जब डिस्टेंस बिटवीन tn और थीटा वो एज स्मॉल एज प्लीज्ड होगा, मतलब जितना छोटा से छोटा, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो हो जाए, वेरी 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 क्लोज टू जीरो हो जाए, तो हम कह देंगे कि हमारा एस्टिमेटर जो है वो अच्छा एस्टिमेटर है। बेस्ट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट का और भी डिफिनीसन है, तो अच्छा एस्टिमेटर है, ये मैं कह रहा हूँ। तो अब दूसरी बात, ये tn जो है, ठीक है, tn इज अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि tn एक एस्टिमेटर है और एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn, तो वो भी एक रैंडम वेरिएबल। देखिए, जब स्मॉल x1 x2 xn देता है तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो, लेकिन क्या है ना, हम लोग इसको हमेशा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो x1 x2 xn कहने का मतलब भी हम लोग रैंडम वेरिएबल लेके ही यहाँ चल जाते हैं। क्योंकि अगर दे दिया, कोई सैंपल ड्रॉ हो गई, उसके बाद उसकी लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी चेक नहीं होगी, ठीक है, ड्रॉ होने से पहले ही उसकी लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी चेक हो जाएगी। या फिर आप बार बार ड्रॉ करके, बहुत सारे साइंटिस्टों ने हमें इसका लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी जो है बतला दिया है, और हम उस एस्टिमेटर को यूज करते हैं जिसकी लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो हमारा सबसे मोटिव क्या होगा कि tn माइनस थीटा इज एज स्मॉल एज विच प्लीज्ड, मतलब ये मॉड इसलिए लगाया हूँ क्योंकि आप डिस्टेंस की बात करते हो, ये चाहे लेफ्ट से आए या राइट से आए या किसी भी डायरेक्शन से आए, बट थीटा के वेरी क्लोज आना चाहिए, दैट इज आवर मेन पर्पस, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे रहेगा कि जो tn है, tn एक
टी एन जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और ये सैंपल से होकर बना है, सैंपल का फंक्शन है, तो इसका कोई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि काई स्क्वायर टी और एफ आप कहते हो, इसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ज कर जाए, ठीक है, अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ज कर जाए, तो आप नहीं समझ सकते हो कि अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ज कर जाए तो हम कह देंगे कि भाई ये जो टी है वो तो थीटा के बराबर हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो यही काम हम लोग यहाँ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो है वो फिक्स्ड रहता है, अननोन रहता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, आप भी लिख लीजिए। ये एकदम कॉमन सेंस से हमने कहा है, बाय कॉमन सेंस, हम सिंपल जो बोले हैं वही बात लिखवा दे रहे हैं। बाय कॉमन सेंस, by common sense it is clear that for tn, ठीक है, n के बेस्ट पे tn to be a good estimator the difference mod tn माइनस थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं है, बस हमको क्लोज लाने की बात है, वो किधर से आता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, गॉट इट। तो ये हमारा मेन फोकस है, ये एकदम कॉमन सेंस है, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे। हाउएवर tn is a random variable, ठीक है, tn is a random variable and has its own sampling distribution, got it। बात को समझने का बस प्रयास कीजिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, ठीक है, ठीक है। तो tn जो है एक रैंडम वेरिएबल है और उसका भी एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और ध्यान रहे डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द रेंज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, distribution can be very large, ये बात भी आप समझ पा रहे होंगे, can be very large। तो आप ये समझ पा रहे हो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर थीटा की वैल्यू, मान लो थीटा की वैल्यू 5 है और tn की वैल्यू आ गई, मान लो एक्चुअल थीटा की वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है वो 5 है और ये 1000 आ गई, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मतलब ये जो tn की वैल्यू है ये इसको एस्टिमेट करेगी? नहीं करेगी, ये तो इतना डिस्टेंस थोड़े होता है। तो आप देख रहे हो कि tn की वैल्यू 1000 है और थीटा की वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू जो है वो 5 है, तो एस्टिमेट नहीं कर रही है। लेकिन हम देखेंगे ये कि क्या अगर सैंपल साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सैंपल साइज, ये चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमें पहले से बतलाया गया है, हमें ये चीज़ पहले से प्रूफ करके दी गई है और हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को रिसर्च में यूज किया जाता है, बार बार सैंपल का साइज बढ़ाते जाएंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि ये T1 एस्टिमेटर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, T2 एस्टिमेटर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। कैन बी वेरी लार्ज, सो our purpose will suffice if the sampling distribution of tn, the sampling distribution of tn, distribution of tn
कॉन्सेंट्रेट्स या कन्वर्जेज, कॉन्सेंट्रेट्स या और कन्वर्जेज मोर एंड मोर अराउंड थीटा। ठीक है, अराउंड थीटा कहने का मतलब कि इनका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का बनता जाए ताकि थीटा को वो सही से एस्टिमेट कर पाए। मतलब ये कहने का कि वो एफ एक्स थीटा की तरफ, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी तरफ ये कन्वर्ज करता जाए। अराउंड थीटा एज द सैंपल साइज एन, सैंपल साइज एन इंक्रीजेस। ठीक है, गॉट इट। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। तो इस तरीके से हम लोग क्या खोज क्या रहे हैं, अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी की भाषा में इसी बात को कहें तो इसका क्या मतलब होगा कि फॉर ए थीटा बिलोंगिंग टू द पैरामीटर स्पेस थीटा, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी कि मॉड ऑफ टी एन माइनस थीटा लेस देन एप्साइलन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कह दो एप्साइलन, ये टेंडिंग टू 1 होना चाहिए। फिर एप्साइलन इज सम वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, बट वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड दिस टेंडिंग टू 1 होना चाहिए। या फिर ऐसे कह दो, दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, ये जैसे आप देख लो सिंपल सा कि पी थीटा मॉड ऑफ टी एन माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एप्साइलन, ठीक है, एप्साइलन इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 वैल्यू, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो थीटा इज नोन वैल्यू, एप्साइलन हमने कह दिया कि वेरी क्लोज वैल्यू, ठीक है। तो और मान लो कि एप्साइलन कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि वेरी क्लोज है, तो 0.0000000 जब तक आप जिंदा हो तब तक लिखो 0 और फिर लिखो लास्ट में 1। तो उतनी बड़ी छोटी वैल्यू को यहाँ रख दो, चाहे मतलब ये कैसे भी हो। तो ये लास्टली किसका फंक्शन है, क्योंकि टी का वैल्यू भी टी पी तो पता ही है हमें, क्योंकि टी तो हमें दे दिया गया है। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एन, इसको हम मान लो कि एन कह देते हैं फंक्शन, ठीक है, एन का ये एक फंक्शन बन जाता है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ एन। तो फॉर एनी गिवन एप्साइलन, ऑल मत लिखो, एनी गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0 एंड दिस शुड बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन सॉरी एन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। देखो कैसे, अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर सैंपल साइज बहुत छोटी है, मतलब 1 है तो थोड़ी कम होगी, 2 है तो बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर n इस तरीके का हो जाए, n इतना बढ़ जाए कि वो पॉपुलेशन साइज को कन्वर्ज कर जाए, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए और इक्वल टू का साइन आ जाना चाहिए 0। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। जो जो सैंपल साइज बढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिस्टेंस टू बी वेरी क्लोज, this to tn to be very close to theta, the probability of tn to be very close to theta should be increasing, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे। और ये जो आइडिया है, जो कॉमन सेंस की बात हमने की, इसी का नाम हम लोग कंसिस्टेंसी देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंसिस्टेंसी को अब प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया है कि कंसिस्टेंसी हो क्या रहा है। तो कंसिस्टेंसी में हम लोग कन्वर्जेंस की बात करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ, देखिए कन्वर्जेंसी में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप सीक्वेंस, आप रियल नंबर में पढ़े हैं, सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कहते हैं। आप अगर हायर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे पता चलता है कि आपने जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ा है, मीट्रिक स्पेस आप लोगों ने अगर मेजर थ्योरी पढ़ा है, तो मेजर थ्योरी में कन्वर्जेंस ऑफ सेट होता है या कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन का ये एक एग्जांपल है कि कन्वर्जेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, आप जानते हो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। तो ये हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन होता है जिसका नाम हम लोग प्रोबेबिलिटी मेजर देते हैं।
तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीसन दे लेते हैं, एक प्रॉपर डिफिनीसन होगा। चलिए दे लेते हैं, डिफिनीसन लिख लीजिए, ये बहुत सही है, कहीं भी पूछ देगा तो आप आसानी से दे सकते हो। चलिए डिफिनीसन लिख लीजिए। कहते हैं कि ए स्टैटिस्टिक टी कह दीजिए या फिर टी एन कह दीजिए। टी एन जब कहेंगे तो ये सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, ए स्टैटिस्टिक और टी एन, टी और टी एन यानी कि सीक्वेंस, ठीक है, इज सेड टू बी, सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर कह दो या सीक्वेंस ऑफ स्टैटिस्टिक कह दो, इज सेड टू बी consistent for theta if Tn converges in probability to theta. Got it? That is Tn कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। आप ये मत पूछिएगा कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, आपको इसके लिए पीछे जाके पढ़ना होगा। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता ये है कि प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच के जीरो आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दिस माइनस दिस करें तो उसके बीच जीरो आने की प्रोबेबिलिटी, दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी वन, सॉरी, दिस शुड बी वन। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, मैं 2 सेकेंड में आपको फिर से दिखाता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ थे हम लोग डिफाइन कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स टी और टी एन, जो कि सीक्वेंस ऑफ स्टैटिस्टिक है, इज सेड टू बी कंसिस्टेंट फॉर थीटा इफ टी एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। टी एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब यहाँ पे है। तो टी एन सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कह दो, सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर कह दो, इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ फॉर every fixed theta which belongs to the parameter space and every pair of positive quantity क्या, एप्सिलॉन एंड ईटा, ठीक है, एप्सिलॉन एंड ईटा, हाउएवर स्मॉल इट इज। ये लैंग्वेज है रियल एनालिसिस का, मीट्रिक स्पेस का और मेजर थ्योरी का। हाउएवर स्मॉल इट इज however small, it is possible to find an not depending on एप्सिलॉन एंड ईटा। ये एन नॉट जो है ये एप्सिलॉन और ईटा का फंक्शन होगा, सच दैट पी थीटा mod of Tn minus theta should be less than epsilon, greater than 1 minus eta whenever n is greater than n0, जो कि किसका फंक्शन है, एप्सिलॉन एंड ईटा का, ठीक है। तो जो n, जो हम लोग n क्या है, सैंपल साइज है, ठीक है, n इज द सैंपल साइज। तो कहता है कि द सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर Tn, यहाँ पे आ जाएगा ये सब,
is said to be consistent if for every fixed theta belonging to the parameter space and every pair of positive quantity epsilon and eta, however small, it is possible to find an n naught depending on epsilon and eta such that p theta tn minus theta का mod लेस देन एप्सिलॉन इज, मतलब कहने का कि आप गौर करो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टू बी जीरो, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, इज ग्रेटर देन 1 माइनस ईटा का मतलब 1 माइनस ईटा, ईटा इज वेरी जीरो, तो 1 माइनस ईटा इज समथिंग 1, और इससे भी बड़ा मतलब अबाउट 1, ठीक है, तो 1 के आसपास में, इससे बड़ा, तो किसी भी n के लिए ये अगर डिफाइंड है तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा Tn है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, ठीक है। आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि मॉड ऑफ Tn माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज कि Tn माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, विच इम्प्लाइज कि Tn क्या हो जाएगा, थीटा माइनस एप्सिलॉन टू थीटा प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब कि Tn इज इन द नेबरहुड ऑफ थीटा, Tn बिलोंग्स टू थीटा माइनस एप्सिलॉन से थीटा प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब वो क्या हुआ, एप्सिलॉन वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि थीटा को देखो तो ये नेबरहुड में है, यहाँ नेबरहुड का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, यहाँ पे नेबरहुड का कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। रियल एनालिसिस को अगर आपको पढ़ना है तो रियल एनालिसिस को अच्छे से पढ़िए। मैं एक्चुअली पढ़ाऊँगा रियल एनालिसिस फॉर IIT JEM स्टूडेंट, बट अभी इसको आप इतना ही समझ लीजिए कि द प्रोबेबिलिटी शुड बी टेंडिंग टू 1, ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है कि इस तरीके का जब एस्टिमेटर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग आपको एक बात बतला दें कि जो Tn है, अगर Tn इस तरीके का कोई एस्टिमेटर है तो Tn टेंड्स टू थीटा हम लोग कह सकते हैं इन प्रोबेबिलिटी, और अगर Tn टेंड्स टू थीटा है इसका मतलब ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो इस इन्फिनिटी को डिफाइन करने के लिए मत कहना, क्योंकि दिस इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में इन्फिनिटी का मतलब आप जानते हो कि कभी 30 से बड़ा हो गया तो इन्फिनिटी हो जाता है, कभी 100 हो जाता है तब इन्फिनिटी हो जाता है, तो दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि वो मैथमेटिक्स वाली इन्फिनिटी है, बट हम यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज आप कैलकुलेटर में यूज करना तो आपको e⁻−1000 भी करोगे ना तो वो आपको 0 दे देगा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ होगा। अब इसका मतलब ये हुआ लिमिट n टेंड्स टू Tn, दिस इज इक्वल टू थीटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, टेंडिंग टू 1, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग 1 कहते हैं। आगे हम लोग और भी पॉइंट को पढ़ेंगे। हम लोग अभी अब जैसा कि मैंने अभी कहा भी आपको कि हम लोग एक एस्टिमेटर की बात करेंगे। जब भी हम लोग एक एस्टिमेट की बात करेंगे तो हम लोग कभी भी कंसिस्टेंसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब एस्टिमेट हो गया इसका मतलब सैम्पल साइज इज़ नोन, और जब सैम्पल साइज नोन हो गया तो हम एन की बात करेंगे नहीं और एन इन्फिनिटी होगा नहीं, क्योंकि एन जो दे दिया वही होगा। लेकिन अगर हम लोग एस्टिमेटर की बात करेंगे, एस्टिमेटर एज अ फंक्शन ऑफ एन, तो उस समय हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करेंगे। दूसरी बात, अगर Tn कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो देख लीजिए a प्लस एन डिवाइडेड बाई b प्लस एन, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर ये वो Tn कंसिस्टेंट फॉर थीटा है तो ये भी कंसिस्टेंट फॉर थीटा होगा। कैसे, वो आप देख लीजिए, इस दोनों को n से डिवाइड करते हैं तो a बाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई b बाई एन प्लस 1, लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाएंगे तो ये 0 यानी कि ये फिर से Tn बच गया, ये थीटा को कन्वर्ट कर जाएगा। इसी तरीके से और भी Tn प्लस a बाई एन, ये भी थीटा को कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की छूट होती है
हमें कंसिस्टेंसी में, कंसिस्टेंसी इज अ लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टी। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे भी डिस्कस करूँगा। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिए और रियल एनालिसिस की अगर थोड़ी सी जानकारी आपको रहे तो आपको समझने में आसानी होगी कि यहाँ कन्वर्जेंसी का क्या मतलब है। तो थोड़ा सा आप उसको एक बार देख लीजिए और हम आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन दोस्तों और भी कुछ एक अनाउंसमेंट कर दूं कि मैं आपको बतला रहा था कि सनराइज क्लासेस दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर है जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की तैयारी कराती है। आप इस कोचिंग को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। आपको मैं ये वीडियो देता रहूँगा, लेकिन वहाँ पे आने का एक अलग ही मज़ा है। आप अगर उस कोचिंग को ज्वाइन करते हो, मैं ही वहाँ पढ़ाता हूँ, तो आपको मैं एक अलग ही तरीके से पढ़ाऊँगा, टू द पॉइंट, और आपको मैं इतना सारा टेस्ट सीरीज दूंगा कि आप मतलब पक्का है कि आप अगर खुद से थोड़ा सा भी मेहनत करते हो तो यू विल गेट क्वालिफाइड इन द IAS एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको इस कोचिंग में टेस्ट सीरीज सालों भर चलेंगी और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप हमारे वेबसाइट www.sunriseclassesiss.com पे विजिट कर सकते हैं और हम उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कर रहे हैं। 25 अप्रैल से जो है उस पर आपको फ्री ट्रायल का जो टेस्ट सीरीज है वो चालू हो जाएगा और आगे जो है क्लासेस मैं आगे अनाउंस करता रहूँगा। सारी सुविधाएं 25 अप्रैल से चालू हो जाएगी, लेकिन जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 10 जुलाई से होगी। अभी लॉकडाउन का समय है तो 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।